एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुविला पॉइंट पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अपना जोश बिल्कुल हाई रखिए। देखिए, पार्ट 2 करने जा रहे हैं हम भूगोल का, कक्षा 8वीं का। ये आपका पाठ है भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन साधन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके लिए एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली ये कि इसके बहुत सारे चैप्टर जो है भूगोल के ही काफी ज्यादा हमारे लाइव हो चुके हैं चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो के एंड में कम्युनिटी सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इंग्लिश ग्रामर की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव हो चुकी है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो आप जाके उसे वहां से कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर के बारे में। आपको इसमें ये पढ़ना है कि भूमि, मृदा और जल आपकी प्राकृतिक वनस्पतियां और आपके वन्य जीवन जो संसाधन है वो कैसे जरूरी है, क्या क्या इन मतलब ये जो है क्यों कहाँ पर पाए जाते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी, क्या क्या इनकी जरूरतें हैं, क्या क्या हमारी क्या मतलब हम कैसे इन्हें संरक्षित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, देखनी है। ओके, तो भूमि से शुरुआत करते हैं। भूमि जो है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग जो है वो भूमि है। जितना भी 100% आपके पास लैंड है, मतलब पूरा जो अर्थ है उसका जो सिर्फ 30% आपके पास क्या है, भूमि है। अंडरस्टूड, भूमि है। ओके, उसके बाद देखिए, मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व में के भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। आपकी भूमि और इन सब के कारण और अन्य लक्षणों के कारण जो है वो आपकी जनसंख्या अलग अलग जगह पे अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, देखिए, जो उर्वर मैदान है, जहाँ जो फर्टाइल लैंड है और जहाँ पर नदियां हैं, वहां पर आपकी कृषि हो सकती है। इसीलिए लोग क्या वहां रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपना खेती करके अपना गुजारा कर पाते हैं। और वहां पर इसीलिए संगन बसे हुए क्षेत्र हम उनसे कह सकते हैं। भूमि का उपयोग की अगर हम बात करें तो देखिए, भूमि उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि आप कृषि करते हैं, इससे वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों का स्थापन करते हैं। ठीक है, आपको सड़क बनानी है तो आपको भूमि चाहिए। आपको उद्योग लगाना है, फैक्ट्री लगानी है, घर बनाना है तो आपको भूमि चाहिए। तो भूमि का उपयोग बहुत ही जगह पर किया जाता है। दूसरा, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज व जल की उपलब्धता। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके कारक हैं। ठीक है, जहां पर आपका ये भूमि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मानवीय कारक, जैसे कि संसाधन, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर अगर हम भूमि को देखें तो भूमि आपकी निजी भूमि होती है या सामुदायिक भूमि होती है। जैसे हम देख सकते हैं, निजी भूमि आपकी खुद की होती है, व्यक्तिगत होती है। ठीक है, और देखिए, आपकी जो सामुदायिक भूमि होती है वो समुदाय की होती है, एक ग्रुप की होती है। ओके, देखिए, इसका जो उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधीय बूटियों को एकत्र करना। इस समुदाय भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। समझ आई बात? साझा संपत्ति संसाधन। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए आप। लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। इंसान और इंसान की जो मांगे हैं वो बढ़ेंगी, जनसंख्या की मांगे बढ़ेंगी, लेकिन हमारे पास जितनी भूमि है 30%, वो उतनी रहेगी, वो नहीं बढ़ेगी। ओके, तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। जैसे कि भारत के अंदर, भारत की हम बात करें तो यहाँ पे भी 6 से 8 प्रकार या 10 प्रकार तक की भी आपकी भूमि पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका हिमालय हो गया, वो आपका पहाड़ी इलाका है। उसके बाद आपका ये मैदान हो गया, फिर आपका कोस्टल एरियाज हो गया, समुद्र का एरिया हो गया। तो आप ये देख सकते हैं, लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यक्तिगत क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र बनाने या नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप किए हैं। ठीक है, तो इंसान क्या करता है, बहुत लालची है इंसान, और ये समझता है कि बस मेरे पास लैंड होना चाहिए तो मैं आज ही सब बना डालूंगा। मेरे को फैक्ट्री भी चाहिए, मेरे को घर भी चाहिए, मेरे को सब चाहिए, लेकिन पेड़ किसी को नहीं लगाना है। तो आज भूमि उपयोग प्रतिरूप के व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में संस्कृत परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी जो गतिविधियां हैं के प्रसार कारक भूस्खलन,
भूमि अपरदन मरुस्थलीय पर्यावरण के को बहुत खतरा होता जा रहा है। बात को समझिए। देखिए आपने क्या किया, आपने भूमि का प्रयोग किया, आप उसकी खुदाई कर रहे हैं कोयले के लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए, और आप अलग अलग आप कीमती उसके लिए। लेकिन क्या होता है, उससे की वजह से जब आप जितना नीचे खोदेंगे तो आपको भूकंप आने का डर रहेगा, आपकी मिट्टी का कटना, मृदा अपरदन हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें खतरा है ये, अगर हम ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो, और हम पेड़ नहीं लगाते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण हमें करना चाहिए। देखिए हम इंसान हैं, हम प्रकृति ने हमें जब इतना कुछ दिया है तो हमें भी प्रकृति को कुछ ना कुछ देना चाहिए ना। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वह वन भूमि और कृषि योग्य भूमि पर बड़े पैमाने पर विनाश कर रहा है। ठीक है, काटता जा रहा है पेड़ों को इंसान, और इससे क्या है कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो समाप्त हो रहे हैं। अंडरस्टूड। विनाश हो रहा है। जो वर्तमान जो दर है, वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। जितनी स्पीड के साथ हम इस चीज को कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, तो उस चीज को हमें रोकना चाहिए, अन्यथा बहुत ही भारी हमें नुकसान देखने को मिलेगा। वनोपरण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों के विनियम उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके ये हैं। जैसे कि आपकी मृदा है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। आपको ये समझ आ गई होगी मृदा क्या है। ठीक है, मृदा कहाँ पाई जाएगी, भूमि के ऊपर पाई जाएगी। ठीक है, जो छोटे छोटे दानेदार कणों से बनती है पतली सी परत, उसको हम मृदा बोलते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है और स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा पर निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मृदा देखिए, आपका जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म कैसा है, ये सारी चीजों पे मैटर करता है। जल, तापमान, वर्षा, अपक्षय, भूस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। समय, मृदा प्रतिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। और वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मृदा निर्माण के अन्य कारक हैं, जैसे कि स्थलाकृति हो गई, जैव पदार्थों की भूमिका, यह मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय हो गया। देखिए, जैसे कि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय हम देख सकते हैं, जैसे कि आपका मल्च बनाना क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इसे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, आपके वेदिंग पाम, ये क्या होते हैं, जैसे चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनमें पृष्ठीय प्रभाव तथा मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई, ढाल के नीचे बहते जल। देखिए, समोच्च रेखीय जुताई क्या होती है, जब आप एक पहाड़ ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई, ढाल के नीचे बहते पानी को रोक लेते हैं, तो ये प्रकृति खुद ही अवरोध निर्माण करती है, जिससे आपका ढलान ना बहे, मिट्टी ना घटे। रक्षक मेखलाएं क्या होती है, ये आपको समझना है। देखिए, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति से बहती है, तो अपने साथ मिट्टी को भी बाहर ले जाती है, और इसी की वजह से मृदा अपरदन होता है, और इसकी वजह से हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं क्या होती है, इसमें आप रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास और मृदा का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि सामने का जो जल है वो एकत्र हो जाता है एक खाई के अंदर। ठीक है, देखिए, चट्टान बांध क्या होता है, आप बांध बनाते हैं पानी के प्रभाव को रोकने के लिए, और इससे क्या होता है कि मृदा को क्षति नहीं होती है, नालियों के बीच से बहकर और उसकी रक्षा हो जाती है और वो निकल जाता है फिर आगे।
बीज की फसल उगाना, जैसे कि वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती है। आप ऐसे ऐसे कतार में लगाएंगे ना फसलों को, तो वो आपके पानी को रोकने में मदद करेगा। देखिए अगला संसाधन हमारा कौन सा है, जल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भूपृष्ठ पर आपका तीन चौथाई जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है, जिसे हम जल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, 3.5 अरब वर्षों पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और महासागरों का जो जल है वो लवणीय जल है, मतलब उसके अंदर सॉल्ट है, नमक है। केवल 2% जो 7 है वही ठीक है। इसका लगभग जो 70%, इस 2.7% का 70% जो है वो बर्फ चट्टानों से ढका हुआ है, हिमानियों से ढका हुआ है, अटलांटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, केवल हमारे पास बहुत ही कम एक मात्रा में जल जो है वो बिल्कुल स्वच्छ जल जो है वो पीने के लिए काम आता है। वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में भी पाया जाता है थोड़ा जो जल है, जिसे हम वाटर वेपर बोलते हैं। इसीलिए अलवणीय जल जो है पृथ्वी पर अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता, आप इस बात को ध्यान रखिए। इसकी जो मात्रा है वो स्थिर है। उसके बाद देखिए, ये जो है प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि पुनः महासागरों का चक्रण करता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं, आप इसे याद रखें। उसके बाद जल की उपलब्धता की समस्याएं हम अगर देखें तो अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भागों में इसकी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे कारणों की वजह से वहां पर पानी नहीं है। ठीक है, पानी की कमी होती जा रही है, जैसे अक्सर सूखा पड़ता जा रहा है, जल अभाव की समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिमाण स्वरूप हो सकता है अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो जाता है। ठीक है, कुछ जो है जहां पर पानी पाया जा रहा है वो प्रदूषित होते जा रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी वो पानी इस्तेमाल के लायक नहीं रह पाता है। जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, देखिए पर्याप्त मात्रा में जो जल स्रोत है उसको शुद्ध रखना हम एक बहुत बड़ी समस्या है। हम जितनी भी फैक्ट्रियां लगाते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना जितना भी कूड़ा कचरा होता है जाके उसके अंदर फेंक देते हैं, जिससे कि वो भी प्रदूषित हो जाता है। तो यद्यपि जल एक नवीन करणीय संसाधन है तथा इसका अति उपयोग प्रदूषण इसे प्रयोग के लिए अनुपयुक्त बनाता है। प्रदूषण के कारण ये अनुपयुक्त बन जाता है। ठीक है, अशोधित और आक्षिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों द्वारा ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर जाती हैं, और उससे क्या है कि बहुत समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर जो जानवर, जीव जंतु हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है और वो मर भी जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमें रोकना चाहिए। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। ठीक है, जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए, खेतों को सिंचित करने के लिए नहरों को ठीक पक्का बनाना चाहिए हमें। ठीक है, तो इस छोटे छोटे काम हमें करना चाहिए। सिंचाई की ड्रिप अथवा टिपकन जो विधि है उसमें उस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल जो है संसाधन उसे हम संरक्षित कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल में ही पाए जाते, स्थल मंडल में नहीं बल्कि जलमंडल और वायुमंडल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। जैव मंडल में सभी जीव जाति जो है जीवित रहती है, एक दूसरे पर परस्पर संबंध बनाती हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, जिसे हम पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, वनस्पतियां, वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है हमारे लिए। देखिए, जहां से हम लकड़ियां लेकर आते हैं, औषधि बनाते हैं, ऑक्सीजन हमें यहाँ से मिलता है सांस लेने के लिए, मृदा मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही है, यहीं से मिल रही है। ठीक है, तो हमें इनका क्या करना चाहिए, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, हमें इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु भी हैं हमारे, जैसे कि कीट, जलीय जंतु आते हैं, जैसे हमें जो हमें दूध देते हैं, मांस देते हैं, खाल और ऊन देते हैं, शहद देते हैं। फूलों के परागण की मदद करती है और पारितंत्र में उपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, देखिए जो प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण है वो
मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता के ऊपर निर्भर करता है। आर्द्रता ज्यादा है तो वहां पर आपकी वनस्पति ज्यादा पाई जाएंगी, ठीक है। जहां पर बिल्कुल भी नहीं है तो वहां पर आपका बिल्कुल वनस्पति नहीं पाई जाएगी, बहुत कम पाई जाएगी। इसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, वन, घास स्थल, गुल्म और टूंड्रा, ठीक है। देखिए, भारी वर्षा वाले जो इलाके हैं वहां पर विशाल आपको वृक्ष उगते हुए दिखाई देंगे, जल पूर्ति हो पाएगी और आर्द्रता जैसे कम होती जाएगी वहां पर जो वृक्षों का आकार है वो छोटा होता जाएगा, ये बात ध्यान रखना है आपने। और उसके बाद जो विश्व में घास स्थल है उनका निर्माण होता है जहां पर बिल्कुल भी सामान्य वर्षा होती है। उसके बाद जो कम वर्षा वाले क्षेत्र है, शुष्क प्रदेश, वहां पर कटीली झाड़ियां और गुल्म पाए जाते हैं, ठीक है। वाष्पो उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं, छोटी पत्तियां होती हैं, थोड़ी नुकीली कटीली होती हैं। पिछली 2 शताब्दियों से विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कई अधिक हो चुके हैं, और ये जनसंख्या का पोषण वगैरह कहाँ से आएगा, फसल कहाँ से आएगा, पेड़ पौधे तो देंगे, और पेड़ पौधों को हम क्या करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। इनका संरक्षण हमें कैसे करना है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करने और साथ ही पारितंत्र को अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण जो पेड़ और पौधे जंतुएं हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, जैसे कि आपका वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूमि स्खलन जैसे प्राकृतिक कार्य हैं। महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक संसाधन है वो लुप्त होते जा रहे हैं इन सभी कारणों से, हमारी थोड़ी गलतियों से, ठीक है। जो पशु हैं उनकी खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, इन सबको निकाल कर गैर कानूनी तरीके से व्यापार किया जाता है, जिससे कि इनको धरती से नष्ट किया जा रहा है। इनका संरक्षण बहुत जरूरी है, लोगों तक जागरूकता पहुंचानी बहुत जरूरी है। सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय ये सभी बनाए हैं इनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी ये जो है इतनी मूल्यवान संसाधन है हमारे पास और ये नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण बिल्कुल संतुलित रहेगा, ठीक है। अगर हम इसमें लगातार हस्तक्षेप करते रहेंगे तो ये बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे हमारी धरती से, ठीक है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलानी हमें जरूरी है। वानिकी और वन महोत्सव करना जरूरी है जो प्रोत्साहित करता है लोगों को हिस्सा लेने के लिए, और लोगों जाने कि पशु पक्षियों को बचाना कितना जरूरी है। एक अंतरराष्ट्रीय पार्टी CITES एक कन्वेंशन है, ठीक है, जो कि इसी के लिए फौना एंड फ्लोरा को बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। फौना आपका है जानवर और फ्लोरा है आपका पेड़ पौधे, ठीक है। इनकी संरक्षण के लिए काम करता है। देखिए, पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का एक नैतिक अधिकार है, आप इस चीज को याद रखिए, ठीक है। प्रश्नोत्तर पर आते हैं। देखिए, पाठ तो हमने पूरा कर लिया है, अभी हम प्रश्नोत्तर करते हैं इसके। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, मृदा अपरदन के उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं, ये बताने आपने। उत्तर आपको यहाँ नीचे दे रखा है। देखिए, ये आपका है तापमान और वर्षण। भूमि निम्नीकरण के 2 कारण बताने आपने, मानवीय कारण, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। प्राकृतिक कारण वर्षा हो सकती है, दोहन, भूस्खलन हो सकता है, बाढ़ हो सकती है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, भूमि हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हमें आवास, खाना, पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा, भूमि महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, ये मैंने आपको इसका जवाब यहाँ दिया है। देखिए, ये पूरा आंसर है आपका, यहाँ से आता, क्योंकि हमें ये हमारे जीवन का आधार है, हमें आवास, खाना और पानी देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किन्हीं 2 स्वप्नों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है, ठीक है। तो सरकार ने कौन कौन सा देखिए ये किए हुए हैं 2, जैव मंडल निश्चय अंतरराष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना कराई है सरकार ने, और वैध जो शिकार होते हैं, कटाई होती है, उन पर रोक लगाने के लिए भी कानून बनाए गए हैं, ठीक है। जल संरक्षण के 3 तरीके क्या हो सकते हैं, देखिए, वृक्षारोपण, आप पेड़ लगाएं, रिसाव वाष्पीकरण रोकना, वर्षा जल संग्रहण, और पानी जो वर्षा का जो जल है उसे संग्रहण करना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन का कारक नहीं है, मृदा का गठन।
निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपका वैदिक कृषि। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है? कौन सा नहीं है? ये देखिए, आपकी खरीदारी के बाद जो पॉली पैक होते हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको ये मिलान करना है। देखिए, आपको भूमि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ह्यूमस, आपका ऊपरी मृदा की जो निक्षेपित जैव पदार्थ पाए जाते हैं उसे बोलते हैं। चट्टान बांध, आपका मृदा अपरदन को रोकने के लिए। ठीक है। कृषि योग्य भूमि आपकी कौन सी है? कृषि योग्य भूमि जो कृषि करने के लिए उपयुक्त है। प्रश्नोत्तर देखिए आप, कथन स्पष्ट करना है, सत्य बताना या नहीं है ये बताना है और कारण बताना है आपको। देखिए, पहला है भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। ये बात सत्य है, बिल्कुल सही बात है। कारक क्या है? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इंसान, यहाँ की जलवायु ऐसी है, बिल्कुल अनुकूल है, जहाँ पर मैदान है, जहाँ पर लोग इन संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने लिए घर बना सकते हैं, कमा सकते हैं और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सत्य बात है ये बिल्कुल, क्योंकि भारत की जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है और जल प्रदूषित होता जा रहा है। तटीय क्षेत्रों के पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में क्यों में लगाए जाते हैं? इसे हम फसल उगाना कहते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात सत्य है। पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। ठीक है। उसके बाद आपका अगला आता है मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये बात असत्य है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो वो उनकी जान को खतरा हो सकता है और वो पृथ्वी से लुप्त हो सकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने जो उनका जो आवास है वहां पर वो खुश है, अपनी दुनिया के अंदर खुश है, तो हमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, जो कि हमने एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तरों के साथ पूरा किया है। जल्द ही मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।